Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are going to discuss efficient capital market and efficient market hypothesis. Efficient capital markets क्या होती हैं? Inefficient capital markets क्या होती हैं? Capital markets की working क्या होती है? और efficient market hypothesis क्या होता है? और efficient market hypothesis की बेसिस पर efficient market capital market की theory किस तरीके से develop की गई? तो efficient capital markets basically क्या होती हैं? Security prices adjust rapidly to the arrival of new information. Therefore, current prices of securities reflect all information about the security. Means कि आपकी prices of the securities reflect करती हैं all possible available information की existence को, कि जो भी इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होगी वो इंश्योर्ड है कि वो रिस्पेक्टिव जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उन तक पहुंच रही हो, और आपके प्राइसेस जो हैं स्टॉक्स के वो फुली रिफ्लेक्ट करें कि आपकी इंफॉर्मेशन कौन सी थी या कौन सी एग्जिस्ट कर रही थी, और आपके स्टॉक प्राइसेस उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर डेवलप हो रहे होंगे। तो एफिशिएंट कैपिटल मार्केट में क्या हो रहा है कि आपके स्टॉक प्राइसेस में जो रैपिड एडजस्टमेंट है ड्यू टू दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वो फौरन से रिप्रेजेंट हो जाती है। इनएफिशिएंट कैपिटल मार्केट्स में क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन का आपके स्टॉक प्राइसेस पर रिफ्लेक्शन नहीं होता। आपके स्टॉक प्राइसेस आपकी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब नहीं करती इनएफिशिएंट कैपिटल मार्केट्स में, जबकि एफिशिएंट कैपिटल मार्केट्स में आपके स्टॉक प्राइसेस आपकी तमाम अवेलेबल और पॉसिबल इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करती है। So that we can say कि efficient capital market are the one in which security prices adjust rapidly to the arrival of new information. तो आपके अब इसका मतलब ये हुआ कि जो अब स्टॉक प्राइसेस हैं वो अब तक की तमाम इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर रही, और वेरी नेक्स्ट मोमेंट जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन होगी उसकी एग्जिस्टेंस आपके स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होगी। जबकि informationally efficient market means that all the possible information is available and is reflected into the stock prices. तो efficient capital market जो है वो informationally efficient markets होती हैं, क्योंकि तमाम possible information जो है वो available होती है और reflected होती है। आपके बायर जो भी potential buyers and sellers हैं उन तक वो information जो है वो पहुंच रही होती है। अब डिफरेंट assumptions हैं एफिशिएंट कैपिटल मार्केट की, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, और एफिशिएंट कैपिटल मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न क्या है कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस इज द बेसिक रीज़न ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एफिशिएंट कैपिटल मार्केट्स। नाउ कम्स द assumptions ऑफ एफिशिएंट कैपिटल मार्केट। assumptions कौन कौन सी हैं जिनके बेसिस पर आपकी एफिशिएंसी जो है कैपिटल मार्केट्स की वो बेस कर रही है। तो हमने ये कहा कि जो सबसे पहली चीज़ क्या कैपिटल मार्केट्स जो है वो एफिशिएंट क्यों होती हैं कि इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल होगी वो रिफ्लेक्ट होगी इनटू देयर स्टॉक प्राइसेस। उसके बाद assumptions कैसे हैं जो कि अप्लाई हो रही हैं ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल मार्केट्स। फर्स्ट वन इज दैट there are the large number of profit maximizing participants analyze and value securities each independently of the other. It means कि जो players हैं आपके मार्केट में अवेलेबल जो कि बायर और सेलर्स का रोल प्ले कर रहे हैं वो एनालाइज करते हैं और वैल्यू करते हैं सिक्योरिटीज को। मतलब पहले उसका एनालिसिस करते हैं और फिर उनको वैल्यू करते हैं, वेटेज देते हैं 1 2 3 4 के इन सिक्योरिटीज की क्या वेटेज है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली ईच अदर होते हैं। ईच इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर मीन्स कि उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप नहीं होता। तो एफिशिएंट कैपिटल मार्केट में पहली एजम्पशन क्या है कि आपके स्टॉक प्राइसेस में इंफॉर्मेशन अवेलेबल जो होगी वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी, और जो ऑल पॉसिबल पार्टिसिपेंट्स हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पार्टिसिपेंट्स हैं वो तमाम सिक्योरिटीज को इंडिपेंडेंटली एनालाइज और वैल्यू कर रहे होते हैं। सेकेंड assumption is that new information regarding securities comes to the market in a random fashion. Means कि जो इंफॉर्मेशन होगी
जिस वक्त वो उसकी एग्जिस्टेंस होगी या जिस वक्त वो फॉर्मुलेट होगी वो उसी वक्त मार्केट में एंटर हो जाएगी। रेंडमली मीन्स जिस वक्त जौन सी इंफॉर्मेशन फॉर्मुलेट होगी या इंट्रोड्यूस हो रही होगी वो आपकी मार्केट में एंटर होती जाएगी। They have no relationship or the timing of one announcement is generally independent of others. कि इंफॉर्मेशन कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किसी भी और इंफॉर्मेशन का वेट नहीं कर रही होगी। जो इंफॉर्मेशन या जो भी इवेंट अकर होगा वो उसी टाइम ही आपके मार्केट में एंटर हो जाएगा। तो रैंडम एंट्रेंस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन is the second assumption of the efficient capital market. And now the third assumption is that buy and sell decisions of all those profit maximizing investors cause security prices to adjust rapidly to reflect the effect of new information. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके बायर्स और सेलर्स हैं जो कि परचेज कर रहे हैं आपके स्टॉक को, और वो तमाम बायर्स और सेलर्स जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टर्स के तौर पर बिहेव कर रहे हैं वो आपके सिक्योरिटी प्राइसेस को रैपिड एडजस्टमेंट में हेल्प आउट करते हैं। मींस जो भी न्यू इंफॉर्मेशन होगी वो आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टर्स को रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ द प्राइसेस में हेल्प कर रही होगी। अब होगा क्या जब हमने ये कहा कि बाइंग और सेलिंग डिसीजंस आपके इक्विलिब्रियम प्राइसेस पर इफेक्ट करते हैं। मींस कि आपके डिमांड इंक्रीज हो रही है, आपके डिमांड का इंक्रीज आपके सेल्स पर आपकी जो भी सप्लाई होगी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी और उस पर इफेक्ट कर रही होगी। तो इसका मतलब डिमांड के इंक्रीज का इफेक्ट आपके सप्लाई पर होगा और फिर दोनों के कर्व्स इस तरीके से शिफ्ट होंगे कि वो दोनों कर्व्स एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। तो इस थर्ड एजम्पशन में वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि बाइंग और सेलिंग डिसीजंस जो हैं उन तमाम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टर्स का वो सिक्योरिटी प्राइसेस को रैपिड एडजस्टमेंट में हेल्प करता है और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होता है फ्रॉम वन टू एन अदर वो फुली रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपके डिमांड में चेंज आया या फिर सप्लाई में चेंज आया और उस डिमांड या सप्लाई के चेंज का रिफ्लेक्शन आपके ऑपोजिट इंस्ट्रूमेंट पर हो। मतलब अगर डिमांड में इंक्रीज था तो उसका इफेक्ट सप्लाई पे कैसे आया और अगर सप्लाई में चेंज था तो उसका इफेक्ट डिमांड पर कैसे आया और फिर इन दोनों कर्व्स के शिफ्ट किया आपके न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या रिफ्लेक्शन हुआ। वो आपके थर्ड एजम्पशन है आपके एफिशिएंट कैपिटल मार्केट की। इट मीन्स कि जो रैपिड एडजस्टमेंट है आपके सिक्योरिटी प्राइसेस में वो आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कंपटीशन अगेंस्ट वन एंड अदर कि वो जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन हो उससे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके। तो इस वजह से बाइंग और सेलिंग डिसीजंस जो है वो फुल जो है एडजस्ट कर रहे होते हैं, रैपिड एडजस्ट कर रहे होते हैं आपके स्टॉक प्राइसेस को। अब ये जितनी भी तीन एजम्पशंस हैं जिस पे हमने ये कहा कि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, दूसरी चीज़ ये कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होते हैं वो उसकी रैंडम एंट्रेंस होती है, एंड थर्ड वन इज दैट कि जो बाइंग और सेलिंग डिसीजंस होते हैं वो रैपिडली एडजस्ट हो रहे होते हैं और इक्विलिब्रियम प्राइस की एडजस्टमेंट जो है वो उन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट अर्न करने के जो कंपटीशन है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट मार्केट्स होती हैं जो कि हमने पहले कहा कि एफिशिएंट कैपिटल मार्केट्स आर द इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट मार्केट्स। तो उसने कहा कि जो इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट मार्केट्स होती हैं वो रिक्वायर सम मिनिमम अमाउंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ ट्रेडिंग। रीजन बीइंग कि आपके पास मिनिमम नंबर जो है वो पार्टिसिपेंट्स का होना चाहिए या मिनिमम ट्रेडिंग होनी चाहिए सो दैट कि जितनी ट्रेडिंग बाय न्यूमरस कंपेटिटिव इन्वेस्टर्स होगी उतना ही फास्टर प्राइस एडजस्टमेंट होगी और उतनी ही ज़्यादा मार्केट की एफिशिएंसी को वो इम्प्रूव करेगी। तो इन एजम्पशंस की बेसिस पे एक अंडरलाइंग फैक्ट क्या जनरेट हुआ कि आपके जो एफिशिएंट कैपिटल मार्केट है उसमें मिनिमम ट्रांजैक्शंस या मिनिमम ट्रेडिंग जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस ज़रूरी होती है ताकि एक सर्टेन लेवल का कंपटीशन डेवलप हो सके और उस कंपटीशन की बेसिस पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो फुली रिफ्लेक्ट हो सके उनकी प्राइसेस पर।
और जब फुली रिफ्लेक्ट होगी आपकी इंफॉर्मेशन आपके प्राइसेस पर, तो फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न और रेलेवेंट रिस्क जो है आपके स्टॉक को लेकर वो एडजस्ट होगा। और फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस एफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो एफिशिएंट मार्केट है उसके बेसिस पर आपके प्राइस की एडजस्टमेंट को और रेट ऑफ रिटर्न को रिसीव कर रहे होंगे। तो दोनों की एडजस्टमेंट जो है वो प्रॉपर हो रही होगी और कैपिटल मार्केट जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो वर्क कर रही होगी। These are the three assumptions and that are related to the efficient capital market. Now comes what are the expectations. Expectations are basically an important ingredient of the financial system. Reason being कि जब तक expectations नहीं होगी तब तक आपके मार्केट में ट्रेडिंग और आपके मार्केट के इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करने का फैक्टर डेवलप नहीं हो सकेगा। एक्सपेक्टेशंस होंगी रिटर्न की, रिस्क की, किसी भी रिलेटेड फैक्टर की जो एक्सपेक्टेशंस होंगी वो आपके प्राइसेस को एडजस्ट करने में या उनके ऊपर नीचे होने में उसको एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही होंगी। अब एक्सपेक्टेशंस जो है वो रिटर्न के पर्सपेक्टिव में भी हो सकती हैं, रिस्क की हो सकती हैं, लिक्विडिटी की हो सकती है, एंड दे इम्पैक्ट द एसेट डिमांड। और एसेट डिमांड क्या होगी, जो पर्टिकुलर एसेट और द स्टॉक विच यू आर गोइंग टू हैव योर इन्वेस्टमेंट। अब इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस इम्पैक्ट बॉन्ड प्राइसेस होती हैं। ये तमाम एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो तमाम आपके स्टॉक प्राइसेस को एडजस्टमेंट को या उनके स्टॉक प्राइसेस को इफेक्ट कर रही होती। अब आपकी एक्सपेक्टेशन अगर पॉजिटिव टर्म्स में है तो वो आपकी प्राइस को इंक्रीज कर रही होगी, और अगर उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट है तो वो प्राइस को डिक्रीज कर रही होगी। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कैपिटल मार्केट की एफिशिएंसी को भी रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अब कैपिटल मार्केट की एफिशिएंसी जो है वो बेसिकली किस चीज पर बेस कर रही है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पर। सबसे पहले एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की डेवलपमेंट हुई इन 1970s, और उसके डेवलपमेंट की बेसिस पर, इस हाइपोथेसिस की बेसिस पर आपकी एफिशिएंट कैपिटल मार्केट की थ्योरी जो है वो जर्नलाइज की जा सके, और उसके बाद फिर कैपिटल मार्केट्स की एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी पर डिटेल में डिस्कशन होना शुरू हुई। अब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या है? Efficient market hypothesis is basically validating the hypothesis with real market data to have the results for the decision making purpose. कि फ्रेमवर्क है कि अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल है या नहीं है, और आपकी इंफॉर्मेशन का इफेक्ट और रिफ्लेक्शन जो है वो आपके स्टॉक प्राइसेस पर किस हद तक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है वो बेस कर रहा होता है रैंडम वॉक हाइपोथेसिस पर, कि आपका जितना भी चेंजेस हैं इन योर स्टॉक प्राइसेस वो रैंडमली अक्कर हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं।